Okay, so let me jump onto the slides. ठीक है, तो ये कुछ हमने कल ट्रेस देखे थे। हमने देखा था कि यार न्यूक्लियोलस इसमें नहीं मिलेगा आपको बैक्टीरिया के अंदर, आपका फ्लैजेला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। बैक्टीरिया के अंदर आपको राइबोसोम्स जो मिलते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे 70s। दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव सीन कि राइबोसोम्स आपके यहाँ पे 70s होंगे, फ्लैजेला आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियोलस इसमें नहीं मिलेगा। हमारे अंदर न्यूक्लियोलस होता है और उसका काम होता है यहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम फॉर्मेशन इज अ रोल ऑफ माय न्यूक्लियोलस। क्रोमैटोफोर्स के अंदर आपको मिलता है क्लोरोफिल पिगमेंट और बेसिकली इनको यूज किया जाता है फॉर द रोल ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जनरली बैक्टीरिया कैसे होते हैं या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे हेट्रोट्रॉप। जनरली आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब आज के डेट में अगर आपके सामने 1000 बैक्टीरिया हो तो 1000 में से लाइक 900 बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप ही होंगे, राइट। सो यूजुअली बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी हेट्रोट्रॉप। एक बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो आपका बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज हमने देख ली थी। फटाफट इस सेल वॉल वाले पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। In prokaryote, cell wall is made up of my peptoglycan or murin, which is a type of my mucopeptide. आपको पेप्टोग्लाइकेन याद रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप ये टर्म को याद रखें, ठीक है। पेप्टोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ योर पॉलीसेकेराइड एंड योर अमाइनो एसिड। ये सारी टर्म्स हम लोग पिछले कल के क्लास में हम लोग देख चुके हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। अब ये पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप इस पिक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। सो यू कैन सी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर पेप्टोग्लाइकेन और इसमें क्या लगा हुआ है NAM और NAG। ये जो NAM है ये है आपका N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये है आपका यहाँ पे N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और जो NAG है आपका यहाँ पे दैट इज माय N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा के रखी हुई है आपके सेल वॉल के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेल वॉल। तो इतना जो आपका पार्ट है यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। और उसके नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका बना होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। आपका सेल मेम्ब्रेन हमेशा बना होगा ऑफ योर फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपके जितने भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक आपका होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को हम बोलेंगे एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ पे होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखिए। आपके बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर, वन इज माय ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ये कैसे डिवाइड करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप बाद में यू विल स्टडी दैट इन द चैप्टर 8। यहाँ पे आप वो चीज को यहाँ पे समझोगे नहीं, बट याद रखना बैक्टीरिया को टेक्सोनॉमिस्ट ने सबसे सिंपल तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज माय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और इन दोनों के अंदर आपको सेल वॉल में डिफरेंस मिलेगा। याद रखना दोनों में जो डिफरेंस आता है वो सेल वॉल के अंदर आता है। क्या डिफरेंस होता है वी कैन सी दैट लेटर, बट फिलहाल आप इतना रख लो कि आपको बैक्टीरिया को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। तो अगर मैं आज आपके हाथ में देता हूँ, समझो 500 बैक्टीरिया आपके हाथ में देता हूँ, तो आप उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उनको स्टडी करके आप उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग विल सी दैट लेटर, बट इतना याद रखना कि सेल वॉल में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका पेप्टोग्लाइकन, और यहाँ पे होता है आपका N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली लगे हुए आपको ऑरेंज और ग्रीन बॉल्स के अंदर दिख रहे हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दैट cell membrane, like eukaryote, cell membrane of prokaryote is made up of your lipid and protein. So phospholipid और protein से आपका बना होता है आपके यहाँ पे cell membrane. The space between cell wall and cell membrane is called my periplasmic space. तो अगर यहाँ पे देखने जाओगे आप तो समझो ये मेरी सेल वॉल है, समझो ये है मेरी यहाँ पे सेल वॉल, एंड उसके नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अज्यूम दैट दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको मैं बोल सकता हूँ एज अ सेल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मेरी यहाँ पे स्पेस है दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये चीज आप बस एक याद रखना, दैट्स वन टर्म व्हिच यू हैव टू
नो, राइट। यहाँ पे आपके सामने बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में आपको कई सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए, राइट। यू कैन सी द क्रोमोसोम, यू कैन सी द स्पेस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड वो आपका बेटा रीजन है जहाँ पे आपको ये क्रोमोसोम देखने के लिए मिल जाएगा। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आपके होते हैं 70S के, ठीक है। अब ये सारे के सारे टर्म्स हमें यहाँ पे समझने नहीं है, मतलब प्लाज्मिड क्या होता है ये हम फ्यूचर में समझेंगे, पिलाई क्या होता है ये हम भी फ्यूचर में समझेंगे, ठीक है। मीजोजोम क्या होता है ये हम अभी समझ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मीजोजोम्स। तो जब भी मैं बात करता हूँ मीजोजोम्स की, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। आप एक चीज जानते हो कि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बैक्टीरिया के पास कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया के पास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मीजोजोम्स कुछ वो काम करते हैं जो आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मीजोजोम्स बैक्टीरिया के अंदर वो काम करेंगे जो आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सो अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि मीजोजोम बना होता है फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बन के ही आपका वहां पे निकल जाए। तो एक तो ये चीज आप याद रख लो। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जब भी मैं बात करता हूँ मीजोजोम्स की, इसके आपको कुछ रोल्स याद रखना है। सो वेन एवर आई डिस्कस अबाउट मीजोजोम्स, इनके कुछ रोल्स आप काफी क्लियरली याद रखेंगे। पहला रोल है इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका पहला रोल यहाँ पे आएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर आपको याद हो तो आपके बॉडी में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, दैट मीन्स आपके बॉडी में जो भी एटीपी बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करके। सो आपके बॉडी में आपकी बॉडी लाइक आपके सेल माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करते हैं टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी। अब वही एटीपी फॉर्मेशन आपको मिलेगा होता हुआ मीजोजोम्स के अंदर। सो मीजोजोम्स के अंदर आपका होता है यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये करके आप अपने लाइक हिस्से की आप अपने रिक्वायरमेंट की एटीपीज बना सकते हो। तो याद रखना सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो एक्टिविटीज होती है, जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके होंगे मीजोजोम्स के अंदर। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है दैट मीजोजोम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। सो दैट्स अ सेकंड रोल आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर कि म्यूजिज्म का एक और इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करने वाले होते हो ना आप बैक्टीरिया के अंदर, तो वो टाइम पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये दो चीजें आपको फिलहाल याद रखनी है। एक और रोल होता है लेकिन वो भी हम नहीं समझेंगे, वो हम बाद में समझेंगे ताकि आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। बट याद रखना सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन आर द टू थिंग्स माय मीजोजोम इज नोन फॉर। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपके बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका रोल बैक्टीरिया के अंदर कौन करता है, तो आपका आंसर हमेशा आएगा यहाँ पे मीजोजोम्स। ये वो साइट है जहां पे आपका बेसिकली आप अपना कई सारे रिएक्शन रन करते हो जिनके थ्रू आपके एटीपी का रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होगा। और ये मीजोजोम आपके बनाए जाएंगे फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या मीजोजोम ऑर्गेनल आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस ऑर्गेनल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी मीजोजोम्स, और यहाँ पे ये चीज वो लोग यहाँ पे करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब एटीपी फॉर्मेशन, इतना रखो। एटीपी फॉर्मेशन आपका म्यूजियम करेगा क्योंकि उसको भी ये करना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास है नहीं, तो म्यूजियम्स वो काम करेंगे। एंड सेकंड इज माय डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना आपके डीएनए को, दैट्स अ सेकंड रोल आपका होगा मीजोजोम्स का, राइट। अगर समझ नहीं आया तो बता देना, प्लीज डू लेट मी नो। देन यू हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको नहीं मिलते इसके अंदर, राइट। न्यूक्लियस आपका यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट होता है। सो न्यूक्लियस इन अ ट्रू सेंस, ट्रू न्यूक्लियस आपका यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। सो न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोट इज आल्सो नोन एज बाय इंसिपिएंट न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस आपका यहाँ पे रहेगा एब्सेंट। दिस इज माय फॉल्स न्यूक्लियस इज समथिंग यू कैन आल्सो यूज अ टर्म ओवर हियर। न्यूक्लियोलस एक अलग चीज होती है और ये भी आपके बैक्टीरिया में नहीं मिलती। याद रखिए न्यूक्लियोलस हमारे अंदर क्या करता था, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज नोन फॉर ह्यूमंस के अंदर? To contain chromatophores. न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस अभी बताया था ना, न्यूक्लियोलस हमारे अंदर क्या करता है, नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल में क्या करता है?
Formation of Ribosome instead of ribosome. वेरी गुड, इट विल प्ले अ रोल इन माय राइबोसोम्स फॉर्मेशन। ये आपका राइबोसोम फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे करेगा मदद। So that is something you will find in this. ये राइबोसोम फॉर्मेशन में आपको मदद करता है। That is something which will be happening in the eukaryotes. इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो वो चीज है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे नहीं, बट ये याद रखना, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। So they will play a role in the राइबोसोम फॉर्मेशन in my eukaryotes. Now ये भी हम देख चुके हैं। आपका जो डीएनए होता है, इट इज माय डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, और इसमें आपको मिलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक माय पॉलीअमाइन्स। तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। This false chromosome coils and forms a chromosomal region which is known as my nucleoid. So ये जो आपका न्यूक्लियस वाला, ये जो आपका रीजन होता है जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ये क्रोमोसोम, जिसे हम कहेंगे false chromosome, that region over here is called as my nucleoid. In prokaryote, ribosome are of 70s, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। There is something should be clear to you. And इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात आप लोग याद रखेंगे। राइबोसोम का हमेशा एक ही काम रहेगा, चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में हो, उनका काम होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। एक ही काम इनका रहता है यहाँ पे, दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस। बिना राइबोसोम के आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, एंड बिना प्रोटीन सिंथेसिस के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस एक ही काम होता है आपके राइबोसोम्स का, व्हिच यू विल गेट टू सी। ठीक है। Prokaryotes also lack true chromosome. Instead of it, false chromosome is present, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है। तो these are the few things जो हम ऑलरेडी कल के क्लास में हमने ऑब्जर्व की थी। तो यहाँ तक हमने देख लिया। So these are the few things we have seen, right? हमने कई सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे देख लिए, हमने कई सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे देख लिए। अगर आपको इतना याद रह रहा है, then that should be enough for you. Right? So कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना, like please remember कि आपके क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं। That is something I want all of you to remember. देन प्लीज याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि आपके मिजोसोम्स भी यहाँ पे आपका क्या करते हैं। ठीक है। विल हैव अ रिवीजन ऑफ दिस थिंग अगेन बाय द एंड ऑफ द क्लास। एक बार फिर हम इन चीज को रिवाइज करेंगे और देखेंगे आपको इसमें से कितनी चीज आपको यहाँ पे याद है। प्लीज रिमेंबर कि आपके राइबोसोम्स भी कौन से टाइप्स के होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी नोइंग। ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर अदर ग्रुप। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को आप बेसिकली उनके शेप के ऊपर कैटेगराइज करते हो। आप बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में आप रखते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ये शेप आपके सामने है, जैसे कॉकाई मतलब सर्कुलर, बेसिली जो आपके होते हैं वो आपके लाइक ट्यूबुलर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं आपके। सो दीज आर कॉल्ड एज माय बेसिली, राइट। देन यू हैव अ स्पाइरेला। आपके जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं उनको हम कहते हैं स्पाइरेला। And then you have a vibrio. Vibrio में आपके बैक्टीरिया होंगे comma shaped. So you'll have a comma shaped bacteria. You will get to see. So again on the basis of shape, बैक्टीरिया आप कैटेगराइज कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, आपको बस इतना रखना है कि आपके पास ये 4 टाइप के शेप के बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉकी, बेसिली, स्पाइरेला एंड योर विब्रियो। सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। इसमें कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी, राइट। बैक्टीरिया की अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, सो अगेन दैट इज समथिंग विल गेट टू सी आगे, सो विल सी दैट इन अदर स्लाइड्स। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे आर्कीबैक्टीरिया की। लेट्स टॉक अबाउट माय आर्कीबैक्टीरिया। अब जब आपके सामने आर्कीबैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये किस टाइप का बैक्टीरिया है मेरा? बैक्टीरिया। ये है मेरा प्रिमिटिव बैक्टीरिया। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर कि दिस बैक्टीरिया इज माय प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहली चीज आपके सामने ये आती है। सेकेंड चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था ये बैक्टीरिया आपका हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। सो दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव योर हार्श कंडीशन, मतलब आपका हाई टेम्परेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट, उन कंडीशन में भी आपके चीज काफी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। 5 मिनट है साइंस और लर्निंग लिखा है। 5 मिनट है, 5 मिनट मैंने लिखा है कि साइंस या फिर याद कर सकते हो। तो टाइम भी देख। बेटा आपका माइक ऑन है, जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट। थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट। सो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, आर्कीबैक्टीरिया आपका एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है। उसके अलावा याद रखना आपको कि आपका हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है।
अब इन बैक्टीरिया को हम समझते हैं कि यार इनमें ऐसा क्या स्पेशल है कि ये लोग इतना हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैं कहता हूँ हार्श कंडीशन, इसका मतलब है हाई टेम्परेचर, वेरी लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम, या बहुत ही लाइक सलाइन कंडीशन। सो बेसिकली ये सारी कंडीशन में एक नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, बट आर्की बैक्टीरिया आपका सर्वाइव कर जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका आर्की बैक्टीरिया में ऐसा स्पेशल क्या है कि वो आपके सर्वाइव कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो आपकी होती है थोड़ी अलग। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल वॉल की, सो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय सूडोम्यूरिन। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर सूडोम्यूरिन। सो सबसे पहले आपने ये याद रखना है। सो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है एक अलग कंपोनेंट के साथ, दैट इज माय सूडोम्यूरिन। इसमें आपको पेप्टोग्लाइकन देखने के लिए नहीं मिलेगा। You will not find peptoglycan in Archaebacter की सेल वॉल. So that is one thing you have to remember. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सूडोम्यूरिन. So that's one thing. दूसरी चीज आप इवन यहाँ पे लिख सकते हो, कई बार सूडोम्यूरिन के अलावा आपको मिलेगा देखने के लिए that cell wall is made up of my non-cellulosic polysaccharide. ये टर्म भी आपको कई बार देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको सूडोम्यूरिन नहीं दिखला तो आपको ये टर्म आप देख सकते हो, दैट इट कैन मेड अप ऑफ माय नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड। मतलब उसके अंदर आपको एक पॉलीसैकेराइड मिलेगा जो सेल्यूलोज नहीं होता। ठीक है, जनरली जब आपको क्वेश्चन आता है तो वो आपको ये वाला टर्म ही देंगे, सूडोम्यूरिन। सो याद रखना सूडोम्यूरिन, या फिर आप एक और टर्म यूज कर सकते हो नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड। ये होता है आपका सेल वॉल के अंदर, दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द सेल वॉल। सो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि सेल वॉल आपकी यहाँ पे होती है अलग। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल और यू बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत अलग रहती है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद सेकेंड थिंग आप याद रखोगे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे होगी अलग। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है वो भी आपकी यहाँ पे रहेगी थोड़ी अलग। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है लाइक अगेन आपको यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेगा, बट यहाँ पे जो लिपिड होगा वो थोड़ा अलग होगा। एक बार फिर याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको लिपिड मिलता है वो थोड़ा अलग होता है। अलग इन द सेंस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए ब्रांच्ड लिपिड। यू विल फाइंड ब्रांच्ड लिपिड चेन। सो यहाँ पे जो आपको लिपिड मिलेगा वो आपको ब्रांच्ड लिपिड मिलेगा, जो आपका बहुत अलग होता है एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड से। तो ये चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि मैं आपके सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालता हूँ। अगर मैं आपके सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालता हूँ, सो लेट्स से यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने आपके सेल में से निकाली, तो उसका लिपिड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। सो ऐसा आपका सिंपल तरीके से आपका ऐसे लिपिड चेन होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माय लिपिड, सीधा साधा ऐसे खड़ा होगा, राइट। लेकिन अगर वही लिपिड में निकालता हूं एक आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में से, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। उसमें आपको ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगी। ये इस तरीके से आपको ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज माय ब्रांच लिपिड। ये है मेरा यहाँ पे ब्रांच लिपिड जो आपको मिलता है एक आर्की बैक्टीरिया के अंदर। दैट इज व्हाट आई विल गेट टू सी इन माय आर्की बैक्टीरिया। ये मुझे आर्की बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ये जो मेरा लिपिड है यहाँ पे, दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन माय नॉर्मल बैक्टीरिया, या इवन आपके सेल में से भी मुझे ये आपको इस टाइप का लिपिड देखने के लिए मिलेगा जो एकदम सीधा होगा, उसके अंदर आपको ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय ट्रू बैक्टीरिया। तो आपको काफी क्लियरली इन दोनों लिपिड स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेट यू हैव टू नो कि आपको यहाँ पे सेल वॉल आपकी इसकी अलग हो जाएगी, एंड सेकंड थिंग आपका यहाँ पे जो अलग होगा दैट इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव अ ब्रांच लिपिड चेन। ऑन द अदर हैंड सेल वॉल भी आपकी यहाँ पे अलग होती है। आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे सूडोम्यूरिन या नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सेल वॉल के अंदर। तो पहले तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? पहले ये बताओ, क्या ये दो चीजें आपको समझ आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अगर ना आए तो प्लीज बता देना, मैंने रिपीट कर देना है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज बता देना अगर समझ नहीं आया तो। तीसरी चीज याद रखना, आपका जो सीक्वेंस होता है आरआरएनए का वो थोड़ा अलग होता है इसके अंदर। ये तीसरी और आखिरी चीज आपको याद रखनी है। आर्किबैक्टीरिया के अंदर जो आरआरएनए होता है, जो आपका आरआरएनए होता है, उसका सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सो यू हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस, इट विल हैव द डिफरेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो आपको जो सीक्वेंस मिलता है आरआरएनए का वो थोड़ा सा अलग होगा, इतना याद रख लेना। और देखो क्या सीक्वेंस होता है वो तुम्हें इस लेवल पे कभी भी सीखना नहीं है, मतलब नीट के लिए आपको समझना ही नहीं होता। हाँ, इतना याद रखना कि उसका जो आरआरएनए होता है वो थोड़ा अलग होता है, और क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है इसलिए हमने उसे एक नए ग्रुप में डाल के रखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो यही उन्होंने स्टडी किया था सबसे पहले, ठीक है। सो आरआरएनए याद रखना, सेल वॉल याद रखना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखना। सेल वॉल बनी हुई आती है यहाँ पे आपकी सुडोम्यूरिन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिलेगी बनी हुई विद द ब्रांच लिपिड चेन। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया आर इवोल्यूशनरी, दे आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया। कहा जाता है कि ये सबसे पहले प्लेनेट पे आए थे, they were the first to be born on the planet and they are present nowadays with the primitive character। सबसे पहले आए थे प्लेनेट पे और अभी भी ये लोग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। The cell wall is not made up of my peptoglycan। सेल वॉल में पेप्टोग्लाइकन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, राइट, जैसे कि आपको यूबैक्टीरिया में मिलता है। Their cell wall is made up of complex polysaccharide and complex polypeptide, ठीक है। और उसका नाम हम जानते हैं यहाँ पे, you should know it is always my pseudomurine। सुडोम्यूरिन आपको मिलता है देखने के लिए इन देयर सेल वॉल। चलिए, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किबैक्टीरिया इज हाईली कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द ब्रांच्ड लिपिड चेन। यहाँ पे आपकी जो लिपिड की आपको चेन मिलेगी वो आपको यहाँ पे ब्रांच्ड मिलेगी। ये चीज आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। इफ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर ओवर हियर यू कैन सी आपको ब्रांचिंग यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो ये दो डिफरेंस आपको पहले याद रखना है। देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ माय आर्किबैक्टीरिया। जो पहली कैटेगरी मेरा आर्किबैक्टीरिया की, उन्हें हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मिथुनोजेंस। तो इनको हम यहाँ पे समझते हैं कि मेरे मिथुनोजेंस यहाँ पे क्या होते हैं और मुझे वो क्या करेंगे। लेट्स सी दैट। सो जब भी आपके सामने मिथुनोजेंस, आपके सामने बैक्टीरिया आए, तो पहली चीज याद रखना कि आपको मिलेंगे कहाँ पे। यू फाइंड देम इन द मार्शी हैबिटेट। एक मार्शी हैबिटेट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा ये आपको मिलेंगे देखने के लिए इन द गट ऑफ द रूमिनेंट, इन द गट ऑफ द रूमिनेंट। इन दो लोकेशंस के अंदर आपको मिथुनोजेंस देखने के लिए मिलते हैं। मैं मार्शी हैबिटेट को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। मार्शी हैबिटेट वो जगह होती है जहां पे आपको पानी मिल रहा है और घास मिल रही है। सो ऐसा समझो कि आपको वहां पे लाइक एक पानी का एक थोड़ा लेवल भी है, मतलब समझो 2 फीट जितना पानी है वहां पे, और उसके साथ साथ आपको उस एरिया में बहुत ज्यादा घास ग्रो करते हुए आपको वहां पे दिख रही है। ऐसे हैबिटेट को हम बोलते हैं एज अ मार्शी हैबिटेट। वहां पे आपको मिथुनोजेंस देखने के लिए मिल सकता है। दीज आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, वो आपको इस एरिया में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया आपको इवन मिलते देखने के लिए आपके गट ऑफ रूमिनेंट के अंदर। दैट मीन्स आपके जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस या कोई आपका डियर हो गया, सो जितने भी आपके कैटल्स होते हैं, कैटल्स के पेट में, जितने भी आपके कैटल्स होते हैं, कैटल्स के पेट के अंदर, गट मतलब उनका पेट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये दो चीजें याद रखना कि इनका लोकेशन कहाँ मिलता है। आज के डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ मिथुनोजेंस ढूंढ के लाओ, तो आप 2 हैबिटेट में जा सकते हो। एक तो आप देखोगे मार्शी हैबिटेट, दूसरा आप जानते हो यू कैन फाइंड इन अ गट ऑफ द रूमिनेंट्स। गट का मतलब होता है आपका यहाँ पे पेट या इंटेस्टाइन, एंड रूमिनेंट्स मतलब आपके वो एनिमल्स जो आपका लाइक आपका रिगर्जिटेट करते हैं फूड को खाते समय, या फिलहाल आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कैटल्स। आपके जो काउस बफेलोज होते हैं वो सारे आपके, उनके अंदर आपको मिथुनोजेंस काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दीज आर द 2 लोकेशंस व्हिच यू हैव टू नो। अब ये बैक्टीरिया किस चीज के लिए जाना जाता है, या ये जो मेरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं। याद रखना, दे रिलीज मीथेन गैस। ये जो बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे होंगे, दे आर नोन टू रिलीज मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस।
सो ये मीथेन गैस को रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं, इनका काम होता है, देखा गया है कि दे आर नोन टू रिलीज द मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बात याद रखना कि मीथेन गैस को ये लोग रिलीज करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगली चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए किस एनवायरमेंट की जरूरत होती है। तो याद रखेंगे हम लोग हमेशा यहाँ पे, दिस बैक्टीरिया नीड्स अ एनएरोबिक एनवायरमेंट, सो दे आर माय obligate anaerobes। इस टर्म को हम समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म, इसको हम आराम से यहाँ पे देखते हैं। जब मैं आपके सामने लिख रहा हूं obligate anaerobes, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेरे बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं जब आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा तब। तो ये सिर्फ आपके सभी सर्वाइव कर सकते हैं व्हेन यू आर इन एनएरोबिक कंडीशन। दैट मींस अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। इनको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, और जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता तब वहां पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और इसलिए हम यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं वो आपका यहाँ पे होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। सो ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब होता है कि दे नीड ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट, दे नीड ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट फॉर सर्वाइवल। अगर उस एनवायरमेंट में अगर आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी वहां पे हो जाएगी डेथ। तो आपका जो इंटेस्टाइन होता है ना, कैटल का इंटेस्टाइन, उसके अंदर आपको मिलता है एक ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट, और मार्शी हैबिटेट में आपको ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट आपको मिल जाता है। सो याद रखना उसी एनवायरमेंट के अंदर आपको ये ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे। सो यू कॉल देम एज ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे मिथुनोजेंस वहां पे ही ग्रो कर सकते हैं और वो कहीं ग्रो नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। क्या ये टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? ऑब्लिगेट एनारोब्स आपको टर्म क्लियर है? राइट, यस सर। ठीक है, प्लीज अगर समझ ना आए तो बता देना। एंड बाकी लोग भी जो क्लास में, ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, आई गेट टू सी बॉयज आंसरिंग ऑल द टाइम, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट बाकी लड़कों को भी आई होप आपको ये वाला टर्म यहाँ पे समझ आ रहा है। Yes, sir. So this is something you have to, right? So इसी एनवायरनमेंट में आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इतना पहले आप याद रखना कि मिथुनोजेंस आपके वो बैक्टीरियाज हैं जो आपको मार्शी हैबिटेट या गट ऑफ द रूमिनेंट्स में मिलेंगे, आपको कैटल की गट में आपको मिल जाएंगे। ये आपका मीथेन गैस रिलीज करते हैं, सेकंड चीज। थर्ड चीज, इनको हम कहते हैं एज ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब ये उस एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे जहां पे आपका ऑक्सीजन नहीं होता, उसी एनवायरनमेंट में ये आपका यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आप याद रखना कि इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है कमर्शियली। ये बायोगैस प्लांट आपको मिल जाएंगे। सो बायोगैस प्लांट पे इनका यूज किया जाता है। सो बायोगैस प्लांट इज अ एरिया जहाँ पे इनको यूज किया जाएगा। इवन आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो आपका लाइक प्लांट होता है उसमें भी इसको एक तरीके से यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड लेटर, बट बायोगैस प्लांट तो आप समझ सकते हो। बायोगैस प्लांट के अंदर इनको हम यूज करते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, एक प्लांट बनाते हैं, उसमें हम सारा काउ डंग डालते हैं और उस काउ डंग के थ्रू आप बायोगैस जनरेट कर सकते हो, दैट इज अ मीथेन। सो बायोगैस प्लांट के अंदर आप बेसिकली काउ डंग यूज करते हो, क्योंकि काउ डंग में आपको मिलेंगे ये बैक्टीरियाज, एंड देन फिर आपके ये बैक्टीरियाज आपको बनाएंगे मीथेन गैस, और उस मीथेन गैस को आप यूज करोगे एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। सो दिस विल गिव यू द मीथेन गैस, एंड इसको फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। काफी विलेजेस में इसे यूज किया जाता है। काफी विलेजेस के अंदर यू आर गोइंग टू बी सीन मेनी ऑफ द बायोगैस प्लांट आपको मिल जाता है। तो इनके लिए इनको जाना जाता है, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ मिथेनोजन। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सिंपल सी बात है, कहाँ पे मिलते हैं? मार्शी हैबिटेट, स्वैम्स, रूमिनेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे आपको देखने के लिए ये लोग मिल जाएंगे। ये आपके सामने जो नीचे पिक्चर है आपकी, ये है आपका मार्शी हैबिटेट। दिस इज योर मार्शी हैबिटेट। और राइट हैंड साइड पे जो आपकी पिक्चर है वो आपकी गाय की पिक्चर है, यू कैन सी दैट। और उनके गट के अंदर आपको बहुत सारे मिथुनोजेंस देखने के लिए मिलेंगे जो आपके काउ डंग के साथ बाहर आ जाते हैं। सो इसलिए हम काउ डंग को यूज करते हैं आपके बायोगैस प्लांट के अंदर, राइट। आपको अगर बायोगैस प्लांट अपना बनाना है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि उसमें ऑक्सीजन ना जाए।
अगर ऑक्सीजन जा रहा है ना बायोगैस प्लांट के अंदर, देन आपके बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. ठीक है. दे फॉर्म मीथेन इन द बायोगैस प्लांट एंड इनके एग्जांपल आपके यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोमाइक्रोबियम. अब एग्जाम्पल नीट के एग्जाम पे ये आपको लोग पूछेंगे नहीं, ये एग्जाम्पल जनरली नीट एग्जाम में आपके सामने नहीं आ सकते. बट इतना याद रखना कि जब मिथेनोबैक्टीरिया आपके सामने टर्म आता है या कभी अगर आपको दिख जाए, सो दैट मीन्स दिस इज माई मिथेनोजेंस, ये मेरे वो बैक्टीरिया है जो आपका मीथेन गैस बनाएंगे. ठीक है. कैरेक्टर्स याद रखना, कैरेक्टर्स याद रखना, वो आपके लिए ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ माई बैक्टीरिया इज माई हेलोफिल्स. अगली कैटेगरी जो मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया की है वो है मेरे यहाँ पे हेलोफिल्स. अच्छा एक बात बताओ, स्पीड थोड़ी स्लो करनी है या चलेगी जो स्पीड से हम पढ़ रहे हैं अभी? सर स्लो कर दो थोड़ी सी. स्लो थोड़ी. हाँ ठीक है, ठीक है, स्लोली. राइट, ठीक है, बोल दिया करो, बोल दिया करो. ठीक है. अच्छा ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ. ठीक है. पहले ये बताओ कि ये मिथेनोजेंस वाला पार्ट समझ आया सही में सबको? सर. यस सर. यस सर. आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ये क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ठीक है. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज हाँ अगर नहीं है तो कोई बात है, हम उसे कर सकते हैं. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे हेलोफिल्स. हेलोफिल्स को हम यहाँ पे समझते हैं. अब हेलोफिल्स जब आपके सामने टर्म आता है ना, तो ये मेरे वो बैक्टीरिया है. दीज बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन अ सलाइन कंडीशन. तो चलिए इसको आराम से देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है ये. राइट. तो ये जो मेरे यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, ये जो मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपका सलाइन कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. दे कैन सर्वाइव इन द सलाइन कंडीशन. सो या सलाइन कंडीशन में ही आपको ये देखने के लिए आपको मिलेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि सलाइन कंडीशन क्या होती है. तो बेसिकली सलाइन कंडीशन मतलब यहाँ पे ये होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट हो. तो ये और ये उस एरिया में आपके ग्रो करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सॉल्ट देखने के लिए मिलता है. सो बैक्टीरिया मुझे मिल सकते हैं आपके सॉल्ट लेक के अंदर, वहां पे आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे. फिर एक ओशन होता है जिसे हम कहते हैं डेड सी. आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, एक डेड सी करके एक जगह होती है या एक सी है जिसे हम कहते हैं डेड सी. ये आपका जॉर्डन के पास में आया. शायद आपने बचपन में ये भी पढ़ा होगा कि इसमें अगर आप जाके तैरते हो तो आप डूब नहीं सकते, आप फ्लोट करते रहोगे पानी के ऊपर. यस. राइट. यस भी देखने के लिए मिल जाएगा. फिर उसके बाद सॉल्ट पैन. सॉल्ट पैन जो जगह होती है जहाँ पे आपका सॉल्ट को फिल्टर किया जाता है, वहां पे भी आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल कई बार क्या किया जाता है कि आप जानते हो कि ओशन के पानी में होता है सॉल्ट. तो ओशन के पानी को हम लोग बाहर निकाल के लाते हैं और उस पानी को हम होने देते हैं इवेपोरेट. सो पानी को हम लोग बाहर निकाल के लाएंगे और उस पानी को हम इवेपोरेट होने देंगे. अब जैसे आपका पानी इवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ सॉल्ट रहता है. तो ऐसे एरियाज के अंदर भी आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिल सकते हैं. सो याद रखना, सॉल्ट पैन वो जगह होती है जहां पर आपको सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा और वहां पे भी आपको ये बैक्टीरिया ग्रो करते हुए आपको वहां पे दिख जाएगा. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया सलाइन कंडीशन में काफी हैप्पीली ग्रो करता है. वेरी हैप्पीली, वेरी लाइक इन एवरी लाइक इसके लिए सबसे बेस्ट एनवायरमेंट होता है जब वो एक सॉलाइन कंडीशन में होता है और वहां पे आपको एक ग्रो करके आपको मिलेगा वहां पे. ऑन द अदर हैंड जनरली इस एरिया में और कोई बैक्टीरिया आपको नहीं मिलता, सिर्फ हेलोफिल्स ही आपको देखने के लिए मिलते हैं. सो दे ग्रो इन द सलाइन कंडीशंस. अब इसमें आप एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना सॉल्ट होना चाहिए, पानी में कितना सॉल्ट होगा कि इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में आसानी होगी या काफी खुशी खुशी वहां पे ग्रो करेगा, तो उसका आंसर आपका है यहाँ पे 17 to 23%. 17 to 23%. इतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए आपके एनवायरमेंट के अंदर. इतना सॉल्ट तो चाहिए. इस कंडीशन में वो हैप्पीली ग्रो कर सकता है. सो इस दिस कंडीशन इट यू कैन फाइंड दे कैन हैप्पीली ग्रो. ये उनके लिए सबसे बेस्ट एनवायरमेंट होता है. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. एक और चीज याद रखेंगे हम लोग इसके बारे में, और भी दो तीन चीजें हम याद रखते हैं. एक और चीज हम यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं
कि आपके जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगा एक पिगमेंट. सो यू विल हैव वन लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट विल बी सीन. सो लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट. अब जब हम बात करते हैं लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट की, दैट मीन्स व्हाट, कि इनके अंदर, इनके सेल के अंदर एक पिगमेंट मिलता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है. जो आपकी जो सनलाइट होती है उसको वो ट्रैप करता है, और सनलाइट को ट्रैप करके वो फिर अपनी एनर्जी बनाता है. सो एक लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट होता है जो सनलाइट को करेगा ट्रैप. सो बेसिकली सोलर रेडिएशन को ये करेगा ट्रैप. सो इट विल ट्रैप द सोलर रेडिएशन. तो सनलाइट को इसने करना है यहाँ पे ट्रैप, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद ये अपनी एनर्जी उसमें से बनाता है. सो इट विल मेक द एनर्जी आउट ऑफ इट. तो ये भी चीज यहाँ पे याद रख लेना कि इसके पास एक पिगमेंट होगा, और वो पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट को पकड़ेगा और अपनी खुद की एनर्जी यहाँ पे बना लेगा. तो ये काम भी आपका हेलोफिल्स कर सकते हैं. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो हेलोफिल्स होते हैं ये आपके होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स. अब ये टर्म का भी मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, आप आराम से सुनिए. फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होगा. ये बैक्टीरिया प्रेफर करता है कि उसे ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट मिले. मतलब ये प्रेफर करता है कि जहां पे ऑक्सीजन ना हो, मतलब जहां पे एनएरोबिक कंडीशन हो, वहां पे ये सर्वाइव करेगा. इसका ये प्रेफरेंस होता है, ठीक है. लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन आ भी जाता है तब भी ये सर्वाइव कर सकता है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको वैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे ऑक्सीजन ना हो. इसका ऐसा कंडीशन नहीं है कि मैं वहां पे सर्वाइव करूंगा जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. ऐसी बात नहीं है इसके साथ. इट कैन सर्वाइव इन द ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट, बट अगर वहां पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या आ जाए वहां पे ऑक्सीजन, तब भी ये वहां पे सर्वाइव कर सकता है. सो दोनों एनवायरनमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया का प्रेफरेंस क्या होता है, देन दैट विल माय ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट. सो ये उसका प्रेफरेंस रहेगा. बट अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर इफ यू स्टिल हैव ऑक्सीजन, इवन देन ये वहां पे सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा. तो इसलिए हम यहाँ पे ऑब्लिगेट नहीं लिखते हैं. अगर मैंने ऊपर ऑब्लिगेट लिखा होता तो दैट मीन्स मुझे ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट ही चाहिए. बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है. दे कैन सर्वाइव इन बोथ द एनवायरनमेंट. ये अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो सर्वाइव करेगा ही, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता भी है, इवन देन इट विल सर्वाइव ओवर देयर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो फैकल्टेटिव एनारोब्स में प्लीज याद रखना, दे कैन सर्वाइव इन द बोथ द कंडीशन. सो यू कैन फाइंड देम सर्वाइविंग इन द ऑक्सीजन लेस कंडीशन, ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड देम प्लस even in the presence of oxygen, even in oxygen presence. So दोनों कंडीशन के अंदर ये लोग काफी हैप्पीली ग्रो कर सकते हैं. इनको कोई दिक्कत नहीं है. इनके से हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं मुझे सिर्फ एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे चाहिए. ठीक है. सो याद रखना दैट इज समथिंग यू मीन बाय माय फैकल्टेटिव एनारोब्स. अगर यहाँ पे ऑब्लिगेट होता देन बात अलग होती, बट दिस इज माय फैकल्टेटिव एनारोब्स. क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू. तो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन माय फैकल्टेटिव एनारोब्स में. आपको ये चीज देखने को मिल जाती है, राइट. तो ये हमने यहाँ पे कुछ ट्रेट्स देखे. दीज आर द फ्यू ट्रेट्स यू गेट टू सी. लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मिल जाएगा यहाँ पे. आपको मिल जाए कि ये तो सिर्फ सॉल्ट वाली एरिया में ग्रो कर सकते हैं. सॉल्ट लेक, डेड सी, सॉल्ट पैन में आपको मिल जाएंगे ये लोग. सलाइन कंडीशन चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. एक और चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जहां पे ये ग्रो करते हैं ना, वहां पे दे गिव सम काइंड ऑफ पिंकिश कलरेशन. सो दे गिव पिंकिश कलरेशन. सो दे गिव पिंकिश कलरेशन. आप कभी अगर जाओगे ना सॉल्ट वाले एरिया में, जहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है ओशन के पानी में से, तो देखना वहां पे एक आपको पिंकिश कलरेशन देखने के लिए मिलेगा. और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हेलोफिल्स ग्रो कर रहे हैं. ये वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे गिव यू द पिंकिश कलरेशन. दैट्स विल गेट टू सी, राइट. अगर आप यहाँ पे आते हो ना, सो गुजरात में शायद आपने सुना होगा, आपकी जगह है कच्छ करके जगह है गुजरात में.
सो वहां पे आपको पूरा सलाइन एनवायरनमेंट मिलता है और वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े सॉल्ट पैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे एक सॉल्ट की इंडस्ट्री ही सेटअप है। सो वहां पे आपको ये बैक्टीरिया काफी क्लियरली देखने के लिए मिलता है, मतलब आपको दूर से दिख जाता है, वो पूरा पिंकिश कलर वहां पे आपको मिलेगा। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई हेलोफिल्स। लेट्स हैव अ लुक। These are the archaebacteria found in a extreme salty environment. They have a pigment bacteriorhodopsin. तो ये पिगमेंट याद रखना, they have a pigment जिनको हम कहते हैं यहाँ पे bacteriorhodopsin in their cell membrane, which absorb the suitable light radiation and produce the ATP. तो ये वही पिगमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पिगमेंट लाइट को ट्रैप करेगा और यहाँ पे अपना ATP आपको बना के देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। Found in salt lake, Dead Sea, industrial plant that form salt by solar evaporation of sea water. देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि कई सारी इंडस्ट्री क्या करती है कि सी वाटर को लेके आती है, रखती है अपने पास और उसमें से पानी को इवेपोरेट होने देती है। उसके बाद जो रह जाता है वो सिर्फ सॉल्ट रहता है, तो उसमें भी आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द हेलोफिल्स। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी इन टर्म्स ऑफ हेलोफिल्स। और ये आपका एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप एक बार उन्हें देख सकते हो। एटलीस्ट जब आपके सामने ये हेलो टर्म आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये लोग बात कर रहे हैं हेलो बैक्टीरिया की। दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन्ड दिस टर्म्स। ठीक है, सो ये सॉल्ट लेके जहां पे आपको हेलोफिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अब है हमारी तीसरी कैटेगरी बैक्टीरिया की। तीसरी जो कैटेगरी मेरी यहाँ पे, these are called as my thermoacidophils. So these bacteria are going to be called as my thermoacidophils. ये जो बैक्टीरिया मेरे आपके सामने है, they are known to survive in two extreme conditions. So they can survive extreme high temperature. So ये आपके high temperature में survive कर सकते हैं, and they can also survive in a lower pH. जहां पे बहुत लो पीएच होता है वहां पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट एसिडिक है तो उसके अंदर भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। याद रखना, थर्मो एसिडोफिल्स आपके दो एनवायरनमेंट पे आपके सर्वाइव कर जाते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर एंड लोअर पीएच। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितना हाई टेम्परेचर, देन आपका यहाँ पे आंसर आ सकता है, इट कैन बी एज हाई एज 80 से लेके आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर में आपको ये सर्वाइव करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पीएच कितना लो हो सकता है? पीएच कैन बी एज लो एज योर 2। इतने लो पीएच पे भी आपको ये सर्वाइव करते हुए आपको मिल जाएंगे। सो ये रेंज है आपकी, इस रेंज के अंदर काफी हैप्पीली ये बैक्टीरिया आपके सर्वाइव कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मुझे ये बैक्टीरिया कहाँ देखने के लिए मिल सकता है। सो याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया मुझे मिलेगा देखने के लिए in your hot water spring. हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर ये आपको काफी इजीली हैप्पीली ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा। देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग जो आपके होते हैं ना, वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका पानी वहां पे जाता है। और ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर आपको थर्मोएसिडोफिल देखने के लिए मिल सकता है। पता नहीं शायद आपको मालूम होगा या नहीं, बट हिमाचल में भी हॉट वाटर स्प्रिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। आई कांट रिमेम्बर मणिकरण वाले बेल्ट के अंदर आपको हॉट वाटर स्प्रिंग देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे ये बैक्टीरिया आपके काफी हैप्पीली ग्रो करते हैं और इनको दे नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सो दे नीड अ हाई टेम्परेचर वाले एरिया और लो पीएच वाले एरिया वाले जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहां पे लोग ग्रो कर जाते हैं काफी इजीली। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ माई फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये बैक्टीरिया का अगर मैं कह रहा हूं दे आर माय फैकल्टेटिव एनारोब्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? Sir, false anaerobe. They can They can survive into oxygen. both oxygen rich and oxygen less condition. हाँ जी, they can on oxygen. right, they can happily survive in both the conditions. अभी मैंने बताया था ना, ये वाली चीज यहाँ पे बताई थी, वही चीज है, they can survive in both the condition। और इनका प्रेफरेंस क्या होगा? बेसिकली इनका प्रेफरेंस क्या होगा यहाँ पे? पहले
Oxygen less condition. लेस एनवायरमेंट, जब एनारोब यहाँ पे लिखा हो दिखे ना आपको तो याद रखना उनका प्रेफरेंस होता है ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट, बट अगर एनवायरमेंट चेंज भी होता है इवन देन वो लोग वहां पे हैप्पीली सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये बात याद रखना। हाँ, सो बोथ द कंडीशंस आर गुड फॉर देम टू सर्वाइव, सो याद रखना दे कैन सर्वाइव इन बोथ द कंडीशन, ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट राइट प्लस presence of oxygen, but याद रखना initially they will prefer the oxygen less environment, और उसके बाद अगर कंडीशन चेंज होती है इवन देन वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये एक टर्म इसके अंदर आपको याद रखना है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतनी चीज आपको याद रखनी है कि उनका लोकेशन क्या होता है, कौन से टेम्परेचर में आपको ये मिल जाएंगे देखने के लिए, मतलब किस रेंज के टेम्परेचर में आपको मिलते हैं देखने के लिए। 80 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया काफी हैप्पीली ग्रो कर सकता है, और पीएच अगर आपका एज लो एज 2 pH हो, अगर आपका एकदम एसिडिक पीएच हो तब भी आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ थर्मो एसिडोफिल, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ थर्मो एसिडोफिल्स। तो इतनी फिलहाल आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर याद रखेंगे, ज्यादा कुछ इसके अंदर आपको याद नहीं रखना है। सो लेट्स सी दैट these archaebacteria are found in those places where approx temperature is around 80 to 100 and pH आपका रहता है यहाँ पे acidic around 2 जितना। They are found in hot water spring, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ एज अ थर्मोप्लाज्म। सो दैट इज वन ऑफ द जीनस जो आपको मिलेगा आपके हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो हमने यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे देख लिए। हमने देखा हमारे यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल, हमने देखा हमारे यहाँ पे हेलोफिल्स, एंड वी हैव सीन द मिथेनोजेंस। तो ये 3 ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, या ये जो 3 ग्रुप है मेरे, दे ऑल कम अंडर माय आर्कीबैक्टीरिया। तो ये चीज आज हमने यहाँ पे देखी है। आप मुझे ये बताइए इन तीनों में से कौन था जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब वो बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन में ही रह सकता है, इन तीनों में से कौन था वो? हेलो Methanogens. Methanogens for the one which are going to be surviving in the obligate, they are going to be my obligate anaerobes. इनको ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट चाहिए और तभी ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा हमारा आर्कीबैक्टीरिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ लेट्स डू वन थिंग, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिफोर मूविंग टू समथिंग एल्स। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। So again, let me see if we can do the questions. I think we won't be able to do the questions right now. Sorry, we'll just have a quick revision of things. ठीक है, मैं questions आपके साथ share कर दूंगा group के अंदर, so we can do those questions. All right. So these are the few things you have understood about the archaebacteria. फिलहाल these are the few things you have to know. सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, देन आपका आंसर क्या होगा? हाउ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज गोइंग टू बी? Pseudomembrane. Cell membrane, not cell wall, cell membrane. Made of protein and branched lipid Branch chain. lipid chain. Branch lipid chain. That is the answer you need to have. जब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो लोग यहाँ पे, then it is always going to be a branch lipid chain. हाँ, सेल वॉल की अगर आपसे कोई बात कर रहा है देन यू विल से सूडोम्यूरिन, या यू कैन से नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड। इन दोनों में से आप कोई भी एक टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बता दो यहाँ पे कि आपका जो म्यूजोसोम्स होते हैं इनके रोल क्या होते हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन द रोल ऑफ योर म्यूजोसोम्स? इनके रोल आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएंगे? Generation of ATP. ठीक है, सेल्यूलर रेप्लिकेशन और important role DNA replication. राइट, हाँ जी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और दूसरा यहाँ पर बोला आपका यहाँ पे हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी आपको इनकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको जरूरत होती है, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपका जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम कौन से टाइप का आपको मिलेगा देखने के लिए? 70S. 70S राइबोसोम्स, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर आपका जो आरएनए होता है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, राइट, तो वो चेंजेस क्या आपको क्या वो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिसके वजह से हमने उसे अलग किया दूसरे बैक्टीरिया के से? इज इट अ राइट स्टेटमेंट कि मेरा आरएनए के साथ होता है? Yes, sir. That is something we'll get to see, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, हमने 3 आर्कियोबैक्टीरिया देखे हैं, इन तीनों में से किसके पास था बैक्टीरियोरोडोप्सिन? इनमें से किसके पास था आपका यहाँ पे बैक्टीरियोरोडोप्सिन? ये पिगमेंट किसके पास था? हेलोफाइल्स। हाँ जी, बिल्कुल सही, दैट वाज समथिंग आई वाज फाइंडिंग इन माय हेलोफिल्स। ये पिगमेंट आपको हेलोफिल्स में देखने के लिए मिल जाता, और इस पिगमेंट की वजह से हेलोफिल्स को क्या फायदा होता था? Trapping of light, produce energy. सनलाइट एंड बिल्कुल सही, ये लोग सनलाइट को ट्रैप करते थे, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद ये लोग उसमें से बनाते थे अपनी एनर्जी। सो दे यूज्ड टू ट्रैप दिस पिगमेंट को यूज करके वो सनलाइट को ट्रैप करके अपनी एनर्जी यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन तीनों आर्कियोबैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया था जो पिंकिश कलरेशन देता है आपको? हेलोफाइल्स। हेलोफिल्स विल बी द राइट आंसर। इन तीनों बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको मीथेन गैस प्रोवाइड कर सकता है? मिथेनोजन, राइट। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि मिथेनोजेंस मुझे कौन से हैबिटेट में मिल सकते हैं, देन आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, और एक और चीज याद रखना, और कौन सा था? कैटल्स के पेट में। सिंपल सी बात है, कैटल्स के पेट में भी आपको ये काफी इजीली देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अब मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज आपको इस स्लाइड में आपको मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर ऑटोट्रॉप्स एज अ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। एक बार आप इसे देख लेना, ये आप समझो एज योर वन ऑफ द थिंग यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ। एक बार इसे आप पढ़िए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप बचपन में आप ये पढ़ चुके हो कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और आपके हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग इट इज बेस्ड ऑन। ऑटोट्रॉप मतलब आपके वो एनिमल्स जो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं, राइट? इसमें आपकी 2 कैटेगरी है, एक क्या आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। सो दीज बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस लाइक योर रोडोस्पाइरिलियम, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं यूजिंग द लाइट एनर्जी। और दूसरे बैक्टीरिया यहाँ पे है, सो आई जस्ट रैप अप क्विकली। दूसरे बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे, दैट इज माय कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स बेटा वो रहेंगे जो एक केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं और उसमें से जो एनर्जी बनती है उसको यूज करके वो लोग अपना खाना बनाते हैं। So they use a chemical energy instead of light energy for food synthesis. So एक जब केमिकल रिएक्शन रन होता है, समझो जब आप एक केमिकल रिएक्शन रन करते हो, ए से आप बी को कन्वर्ट करते हो, तो ये जब एक रिएक्शन रन हो रहा है तब आपको थोड़ी सी एटीपी आपको यहाँ पे मिलेगी, और उस एटीपी को यूज करके आप अपना यहाँ पे फूड सिंथेसिस करते हो। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माय कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते, दे यूज द केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। सो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, और इनके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको देखने के लिए इसमें नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल आपके है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ बिफोर वी क्विकली रैप अप द क्लास, फटाफट हम लोग जब क्लास रैप अप करने के पहले यहाँ तक मुझे बता दो कि इस चैप्टर के अंदर क्या आपको जो अभी तक कराया गया है एवरीथिंग बाय फार, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.